हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल भाई सरकारी कर्मचारियों के लिए जो भी अपडेट आती है, कोई पॉलिसी आती है, कोई रूल होता है, सब कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल के द्वारा बताता हूँ। मेरा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों ही और व्हाट्सएप सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लगभग 20,000 कर्मचारी मेरे साथ वहां पे जुड़ चुके हैं। वो केवल कर्मचारियों के लिए है, तो आप नहीं जुड़े जुड़ जाना। पीडीएफ वगैरह, रूल वगैरह वहीं पे शेयर करता हूँ। अब बात करते हैं इस वीडियो में। देखो, हरियाणा सरकार के गजट नोटिफिकेशन में आया है क्या, आपको पता होगा। अभी पीछे ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर कोर्ट में केस हुआ था, स्टे हो गया था, वो रद्द कर दी, नहीं बनाओ। तो सरकार ने अभी हाल ही में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें नई पॉलिसी को जो है मंजूरी मिली। उसका जो गजट नोटिफिकेशन है, क्योंकि कैबिनेट ने मंजूर कर दिया था, उसके बाद फिर राज्यपाल जो अपने होते हैं, जो भी हर स्टेट का मतलब, तो उनके साइन होने के बाद वो कोई गजट बनता है। तो अब ये फाइनल होके गजट नोटिफिकेशन के द्वारा आपकी आ गई है। ठीक है जी। इसमें देखो, 25 जून का है मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। तो मैं एक एक डेफिनेशन तो आपको बताऊंगा नहीं, इसका मतलब ये सब आपने पढ़ लिया होगा, ये आपके पास आ चुकी होगी। सबसे पहली बात तो ये लागू किसके ऊपर है, बस थोड़ा सा ये जान लो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये वाला क्या, दिस पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ रिस्पेक्टिव कैडर, यानी कि सभी के ऊपर लागू है। किसके ऊपर? वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस, जो एक पक्का कर्मचारी है, अंडर एनी डिपार्टमेंट, किसी विभाग में, वेयर द सैंक्शन कैडर स्ट्रेंथ ऑफ ए पोस्ट इज 50 और अबोव, यानी कि जिसमें किसी भी डिपार्टमेंट में सैंक्शन कैडर की स्ट्रेंथ 50 या उससे ज्यादा है, उसके ऊपर ये लागू रहेगी सभी डिपार्टमेंट में। दूसरी बात, एक्सेप्ट ऑल यूनियन सर्विसेज, यानी कि जो ऑल यूनियन सर्विसेज से आते हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह, या हरियाणा सिविल सर्विसेज अलाइड जो सर्विस होती है उनके द्वारा जो आते हैं, उनके ऊपर लागू नहीं होगी। और वेयर एनी सच कैडर हैज बीन excluded from the प्रीव्यू ऑफ दिस पॉलिसी विद द प्रायर कंसर्न ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, मतलब आई ऑल इंडिया सर्विसेज, हरियाणा सिविल सर्विसेज, और वो पोस्टें जिनको ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से पहले ही छूट दी गई है, एक्सक्लूड किया गया है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करके या उनकी परमिशन से। बहुत सारी पोस्टें हैं जिनकी स्ट्रेंथ 50 से ज्यादा है, लेकिन उनके ऊपर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं है। तो जिनको पहले से छूट है उनके ऊपर ये भी छूट रहेगी। जिनके ऊपर आज तक छूट नहीं है और 50 से ज्यादा सैंक्शन पोस्ट है, उनके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ये वाली पॉलिसी लागू रहेगी। अब देखो, और डिपार्टमेंट इसमें क्या क्या चीज अपने लेवल पे कर सकता है वो भी आपको बताऊंगा आगे। यहाँ पे लिखा था ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में ऑल्सो भी एप्लीकेबल फॉर द कैडर इन द डिपार्टमेंट वेयर द स्ट्रेंथ सैंक्शन पोस्ट इज लेस देन 50 इफ द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट डिफाइन इट, यानी कि जिन डिपार्टमेंट में 50 से कम की सैंक्शन पोस्ट की कोई भी कैडर है, उनके ऊपर भी लागू हो सकती है ये। अगर करना चाहे तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट उनके ऊपर भी लागू कर सकता है। ऑल द पोस्ट कैडर इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर जहां एप्लीकेबल है, विच इज इंक्लूड द ट्रांसफर ड्राइव अंडर दिस पॉलिसी, यानी कि सभी पोस्टें जिनके हेडक्वार्टर के ऊपर जहां पे लागू हो सकती है उनके ऊपर भी लागू रहेगी। कई जगह क्या है, हेडक्वार्टर का कैडर फील्ड का कैडर सेम होता है, तो वहां भी लागू रहेगी। ठीक है जी। और सारी पावर एचआरडी के पास रहेगी इसमें। ब्लॉक पोस्ट का मतलब जो पहले ब्लॉक पोस्ट थी वो भी, कि जिनका ट्रांसफर नहीं, कैडर का मतलब जो कैडर बना रखा है, कैटेगरी का मतलब जिस कैटेगरी से एम्प्लॉय जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो सब चीजें। डिम्ड कैटेगरी शैल इंक्लूड ए एम्प्लॉय हु इज कंप्लीटेड द प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर इन द यूनिट, यानी कि जिस कर्मचारी के लिए जो मैक्सिमम टाइम निर्धारित किया गया है, अगर वो कर्मचारी उस टाइम को पूरा कर लेता है उस स्टेशन पे, तो वो डिम्ड कैटेगरी बोली जाएगी। वॉलेंट्री कैटेगरी, जो कर्मचारी मैक्सिमम टाइम तो पूरा नहीं कर पाया लेकिन मिनिमम टेन्योर पूरा कर लिया है और वो इसमें अप्लाई करना चाहता है, वो होगी वॉलेंट्री कैटेगरी, इच्छा के अनुसार। दूसरा, मिनिमम टेन्योर नॉट कंप्लीट कैटेगरी, कैटेगरी ये रहेगी जिसमें मिनिमम टेन्योर भी नहीं है, तो सेल इंक्लूड एम्प्लॉय हु हैज नॉट कंप्लीटेड द मिनिमम टेन्योर इन यूनिट, यानी कि वो कर्मचारी जिन्होंने एक यूनिट के ऊपर, एक स्टेशन के ऊपर, जो भी यूनिट तय करेगा डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट अपने यूनिट अलग तय करेगा। ठीक है जी। तो वो जो मिनिमम भी नहीं कर पाए वो मिनी वाली कैटेगरी रहेगी। नोशनल कैटेगरी सेल इंक्लूड एन एम्प्लॉय हु इज, ठीक है, एंटर इन द कैडर इनिशियल अपॉइंटमेंट डेपुटेशन प्रमोशन। ये इसका मतलब ये है, जब भी कोई नई भर्ती होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ग्राम सचिव को लेते हैं, ग्राम सचिव नए लगे थे 2024 में, तो जो ग्राम सचिव नया लगा है उसके लगने के बाद से अब तक ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव ग्राम सचिव की नहीं चली है। तो जब भी कोई भी कर्मचारी नई तरीके से ज्वाइनिंग करता है, चाहे वो डायरेक्ट आए, चाहे डेपुटेशन से आए, चाहे प्रमोशन से आए, चाहे
एक्स ग्रेशिया शायद कैसे भी उसकी अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट के जस्ट बाद जब उसकी ट्रांसफर ड्राइव आएगी तो वो उसमें एज ए नोशनल कैटेगरी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है जी, चाहे उसको 1 साल हुआ हो, चाहे 6 महीने, चाहे 10 दिन। क्लियर? पहली बार उसको पॉलिसी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पहली बार करने के बाद फिर वो पूरे जो टेन्योर है वो कंप्लीट करेगा। आ जा सरप्लस कैटेगरी, सेल इंक्लूड सरप्लस का मतलब जो सरप्लस है रेशनलाइजेशन की वजह से हो जाए किसी भी तरीके से जो सरप्लस है वो एक कैटेगरी अलग रहेगी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी यानी कि जिनको प्रोटेक्शन दिया है इस कैडर में, क्या? एन एम्प्लॉय ड्यू रिटायरमेंट अटेंडिंग द एज ऑफ सुपरविजन विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द क्वालिफाइड डेट या ड्राइव ऑफ ए कैडर, यानी कि जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट या सुपरएनुएशन होने में 1.5 साल का टाइम है। 1.5 साल कब से गिना जाएगा? जिस डेट को उस ट्रांसफर ड्राइव में ये लिख के आएगा कि भाई मान के चलो 31 जून 2026 तक जिसको 5 साल हो गए, तो जो 31 जून की डेट फिक्स करी उससे 18 महीने जिसके रिटायरमेंट में वो प्रोटेक्ट रहेगा, इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अपनी सहमति से कर सकता है, लेकिन अगर ना करना चाहे तो जबरदस्ती नहीं चाहिए, उसको 5 साल हो गए हो वहां पे। ठीक है जी। अगला, एन एम्प्लॉय अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोई कर्मचारी ट्रीटमेंट ले रहा है कैंसर का, या कोई डायलिसिस पे है, या किसी के बाईपास सर्जरी हुई है लास्ट 2 साल के अंदर अंदर, या किसी ने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, उनको भी इसमें प्रोटेक्ट किया गया है, उनको ट्रांसफर नहीं होगा जब तक वो ना चाहें। दूसरा, तीसरा, जो कर्मचारी 70% या उससे ज्यादा का दिव्यांग कर्मचारी है, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार जिसकी डिसेबिलिटी डिफाइन की गई है, लेकिन 70% से ज्यादा, 40% वालों के लिए अलग रूल है, प्रोटेक्ट कैटेगरी 70% या उससे ज्यादा वाले हैं, तो ऐसे कर्मचारी भी प्रोटेक्ट कैटेगरी में रहेंगे, उनको भी प्रमोशन अपनी मर्जी से ले सकते हैं, वैसे जबरदस्ती नहीं होगा। अगला, एम्प्लॉय हु इज ए विडो हैविंग यंगेस्ट चाइल्ड अप टू 10 इयर्स ऑफ एज, अगर कोई महिला कर्मचारी जो कि विडो है यानी कि विधवा है, और जब तक उसके बच्चे 10 साल के नहीं हो जाते जब तक उसको प्रोटेक्ट का इस कैटेगरी में रखा जाएगा। मान के चलो कोई कर्मचारी एक स्टेशन पे 8 साल होगी नौकरी करते, और उनके जो हस्बैंड है, मान लो अभी तक ट्रांसफर ड्राइव में नहीं आई थी वो, और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसको इसमें पार्टिसिपेट करने से छूट दी गई है कि भाई आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे जब तक आपका बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता है। 10 साल तक कौन सा? यंगेस्ट चाइल्ड, यानी जो सबसे छोटा बच्चा उसका है, वो जब तक 10 साल का नहीं हो जाता जब तक वो प्रोटेक्ट रहेगी, उसका ट्रांसफर उसकी मर्जी के बिना नहीं होगा। मर्जी है वो पार्टिसिपेट कर सकती है, अगर कोई पहले से ही दूर हो घर से तो वो पार्टिसिपेट करके आ सकती है, बाकी अगर कोई नजदीक है या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेगा, उसको प्रोटेक्शन है। अब आ जाओ एक्सक्लूड कैटेगरी। एक्सक्लूड मतलब जिनको बिल्कुल ही शामिल नहीं किया गया, क्या? इन सर्विस एम्प्लॉय हु आर द डेपुटेशन ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट और ए स्टडीली और एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी मोर देन 180 days and under suspension as the qualified date during the course of transfer ड्राइव, मतलब जो कर्मचारी या तो डेपुटेशन पे किसी संगठन में या सरकार में गए हैं कहीं पे, या कोई स्टडी लीव पे गया हुआ है, या फिर कोई ड्यूटी से 180 दिन से ज्यादा अब्सेंट चल रहा है, या कोई सस्पेंड है, तो ऐसे कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता जब तक वो इस कैटेगरी, यानी कि जब तक वो इन जो ये बताए हैं इनमें रहेंगे जब तक। ठीक है जी। अगला, आउट ऑफ सर्विस एम्प्लॉय हु वाज द कंपल्सरी रिटायर्ड या परमानेंटली रिटायर्ड और डिसमिस या टर्मिनेट फ्रॉम द सर्विस, तो इनको भी इनसे बाहर किया गया है। ठीक है जी। आगे नोट वगैरह लिखा है कि एन एम्प्लॉय हु फॉल अंडर वन मोर देन वन कैटेगरी स्पेसिफाई इन सच केसेस द एम्प्लॉय स्टीमेंटेशन फॉर द मल्टीपल कैटेगरी 5 छोड़ो इसको, आगे आ जाओ। अब आ जाओ इसमें देखो क्या है, कैटेगरी बताई है, डिम्ड इनिशियली, सब्सिक्वेंट कैटेगरी, और फाइनल अप्लीकेबल कैटेगरी क्या रहेगी, और मेरिट पॉइंट ऑफ एम्प्लॉय क्या रहेंगे। अगर कोई डिम्ड या वॉलंटरी या मिनिमम टेन्योर या सरप्लस इन चारों कैटेगरी से है तो वो नोशनल माना जाएगा, नोशनल। ठीक है जी। अगर कोई डिम्ड वॉलेंट्री या मिनिमम टेन्योर या नॉट कंप्लीटेड वाला सरप्लस उसमें नहीं है, ठीक है, तो उसकी सब्सिक्वेंट कैटेगरी क्या होगी? सरप्लस, तो वो सरप्लस में माना जाएगा। अगर सरप्लस वाली कैटेगरी इसमें है तो फिर वो है। ठीक है। बाकी प्रोटेक्टेड कैटेगरी है तो उसका डायरेक्ट 120 स्कोर रहेगा, यानी कि वो टॉप रहेगा। प्रोटेक्ट इसीलिए किया जाएगा, उसका स्कोर हमेशा 120 रहेगा। अच्छा, एक्सक्लूड है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। बाकी इन दोनों कैटेगरी में भाई ये वाले पॉइंट काउंट होंगे, एक्चुअल मेरिट ऑफ पॉइंट ऑफ एम्प्लॉय।
ठीक है जी। पार्टिसिपेट कैटेगरी बता दिया, यस करेंगे तो वॉलेंट्री में यस करेंगे। और अब आ जाओ कंपिटेंट अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट का वो रहेगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब इमीडिएट फैमिली का मतलब बता दिया, फैमिली आईडी में जो रहेगा वो इमीडिएट फैमिली मानी जाएगी। मिनिमम टेन्योर बता दिया, जो डिपार्टमेंट तय करेगा एक यूनिट के ऊपर, यूनिट तय करेगा डिपार्टमेंट। ठीक है जी, ये बताया गया इसमें। अब आ जाओ नीचे, यहाँ पे ध्यान रखना मिनिमम कैटेगरी में क्या क्या है, इंक्लूड ड्यूटी पीरियड एंड यूनिट विल बी इंक्लूड। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, पीरियड स्पेंड बाय द एम्प्लॉय ऑफ ए टेम्परेरी ट्रांसफर एट सम अदर यूनिट ड्यूरिंग द अफोरसेड टेन्योर टू स्टे विल बी इंक्लूड, यानी कि वो भी इंक्लूड होगा टेम्परेरी ट्रांसफर। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के ऊपर है, या चाइल्ड केयर लीव पे है, या अर्न लीव पे है, ये अगर आपकी कोई भी छुट्टी इसमें से है, जो भी आपने टाइम बिताया वो आपका काउंट नहीं होगा। अगर कोई फीमेल कर्मचारी मान के चलो चाइल्ड केयर लीव पे चली गई 1 साल के लिए, तो वो 1 साल उसका उस स्टेशन पे काउंट नहीं किया जाएगा ट्रांसफर के लिए। वैसे उसकी सर्विस रहेगी, लेकिन वो 1 साल माना जाएगा, भाई 1 साल इसने स्टेशन पे कम तय किया है, तो वो 1 साल बच जाएगा। अगर वो बचने के बाद 5 साल का जो भी टाइम पीरियड तय करे, हर पोस्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट तय करेगा, 5 साल 3 साल 4 साल जो भी है, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। नोडल ऑफिसर है। अब आ जाओ यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, छोड़ दो ये सब, आपके पता है सब आपको। प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर का मतलब है जो भी अथॉरिटी तय करेगी, वन गिवन यूनिट सच एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हर डिपार्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया वो तय करेगा कि मिनिमम कितना टाइम रखना है, मैक्सिमम कितना टाइम रखना है, वो डिपार्टमेंट तय करेगा। उसमें भी सेम है, वही जो काउंट वहां पे था मिनिमम के लिए वही मैक्सिमम के लिए काउंट होगा। इसमें भी वही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वगैरह काउंट नहीं होगी, लेकिन अर्न लीव काउंट होगी, ध्यान रखना। जब मैक्सिमम टाइम की बात आएगी तो यहाँ पे देखो क्या है, पीरियड स्पेंड बाय द एम्प्लॉय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव चाइल्ड केयर लीव विल नॉट बी इंक्लूडेड। ऊपर जो था किसका, ऊपर था मिनिमम टेन्योर, मिनिमम टेन्योर में अर्न लीव काउंट नहीं हो रही थी, यानी कि मिनिमम इतना टाइम करना ही करना है, 3 साल 1.5 साल। लेकिन मैक्सिमम की बात आएगी जब अर्न लीव काउंट होगी, लेकिन चाइल्ड केयर लीव एक्स्ट्रा लीव काउंट नहीं होगी। क्वालिफाइड डेट डिपार्टमेंट तय करेगा। स्टेट कैडर का मतलब है कौन सा, सेक्शन ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, ये जो है ये स्टेट कैडर है। टेम्परेरी ट्रांसफर का मतलब आपको पता है, ट्रांसफर का मतलब आपको पता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में या कोई उसमें। वैकेंट पोस्ट का मतलब क्या है, वो पार्टिसिपेट जो एम्प्लॉय आफ्टर रैशनलाइजेशन जो रहेगा वो वैकेंट पोस्ट मानी जाएगी। अब देखो यूनिट का मतलब, अब डिपार्टमेंट जो है यूनिट मानने का वो अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से देखो। जैसे यूनिट में इन्होंने क्या कहा है, यूनिट का मतलब क्या है, कोई ऑफिस भी हो सकता है, कोई तहसील हो सकती है, कोई सब तहसील हो, सब डिवीजन हो सकता है, कोई ब्लॉक हो सकता है, कोई सर्कल, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई जोन या कोई डिवीजन। इनमें से डिपार्टमेंट अपनी हिसाब से तय करेगा। जैसे ग्राम सचिव के लिए एक ब्लॉक है, वो यूनिट तय कर रखी है कि ब्लॉक। और जैसे कोई ऐसा है स्कूल है, वहां पे सर्कल बने हुए हैं, सर्कल के लिए अलग रूल है, ब्लॉक के लिए अलग रूल है। तो डिपार्टमेंट तय करेगा कि एक यूनिट का मतलब क्या रहेगा। ठीक है जी। ट्रेजरी में एक ट्रेजरी को यूनिट माना गया है, पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मानना था, फिर रोड़ा हुआ तो एक ट्रेजरी को यूनिट मानना। तो ये डिपार्टमेंट तय करेगा यूनिट, इसी यूनिट के ऊपर तय होगा मिनिमम और मैक्सिमम टाइम। आगे आ जाओ, ये वाली टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, 120 नंबर क्राइटेरिया रहेगा, जिसमें से एज के 30 नंबर मैक्सिमम रहेंगे, विटेज रहेगी 25%। ठीक है जी, आगे टेबल दिखाऊंगा, रेफर टेबल आगे है कि कैसे काउंट होगा। एक्सपीरियंस इन कैडर 30 नंबर और यहाँ पे 25% रहेगा। और आगे बताऊंगा इसका इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस वाली चीज का रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, स्पेशल फैक्टर 60 नंबर के रहेंगे, जिसमें महिला, फिजिकल हैंडीकैप, डायलिसिस बीमारी, ये सब चीजें रहेंगी 50%। ये रहेगी सी 120 नंबर। अब देखो इसमें टेबल 2, एज के 30 नंबर कैसे होंगे, नंबर ऑफ डेज, यानी कि नंबर ऑफ डेज जितने आपने, जो भी आपकी वो है क्या बोलते हैं उसको, एज के हिसाब से जो भी आपका डेज बनता है। क्वालिफाइड डेट जो है, जो भी उसमें क्वालिफाइड डेट तय करी है, वो उसमें से डेट ऑफ बर्थ माइनस कर दो। ठीक है जी। जो आएगा, जो इसका मल्टी आएगा उसको 365 से भाग करो, बाद में इसको गुणा करके 1/2 से भाग कर दो, ये फार्मूला बताया है। एक्सपीरियंस इन कैडर भी सेम है, क्वालिफाइड डेट सेम, ये नंबर ऑफ डेज सेम, बस उस कैडर में ज्वाइनिंग कब की और बर्थ टाइम है 365,
ये आ जाएगा उसका निकल के। जैसे मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। एक्सपीरियंस कैडर का मतलब क्या है, ये तो समझ गए आप। एक्सपीरियंस कैडर का मतलब ये है, अगर कोई कर्मचारी, मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कर्मचारी 30 साल का है, ठीक है जी, वो एज ए क्लर्क, एग्जांपल के लिए एज ए क्लर्क, उसको हो गए जी क्लर्क की पोस्ट पे ही, मान के चलो क्लर्क की पोस्ट पे उसकी ज्वाइनिंग कितनी हो गई, 15 साल, ठीक है। अब 15 साल हो चुके, ट्रांसफर वांसफर होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज तक वो क्लर्क ही है। अब आज तो उम्र इसकी बढ़ानी पड़ेगी हमने, क्योंकि 15 साल का तो नौकरी लगेगा नहीं। मान के चलो इसकी उम्र है फिर कितनी, ये 20 साल का लग गया, तो मान के चलो इसकी उम्र 36 साल है, 21 साल का नौकरी लग गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। इसकी उम्र है जी 36 साल, ठीक है, 15 साल से क्लर्क है ये। अब नई भर्ती होती है और उसमें एक बंदा ऐसा आ जाता है जिसकी उम्र है जी 40 साल, ठीक है, 40 साल, ये भी क्लर्क लग गया। अब जो पॉलिसी से पहले थी उसमें क्या होता था, उसमें कहते थे जी 1 साल का 1 नंबर, अगर वो पॉलिसी रहती तो इस 40 साल वाले का 40 नंबर हो जाता, जबकि ये नया कर्मचारी आया था, क्योंकि मिनिमम टाइम तो पार्टिसिपेट करना ही करना, एक बार तो नौकरी लगती ही। इसके पॉइंट होते 36, जबकि ये बंदा 15 साल से नौकरी कर रहा है, ठीक है, ये सीनियर है इससे, लेकिन उम्र 36 है, ये 40 साल का नौकरी लगा, 40 पॉइंट हो गए। अब जब ट्रांसफर होता था तो ये बंदा चॉइस ले जाता था, इसको चॉइस नहीं मिलती थी। अब क्या होगा, अब ये जो एज के नंबर है ना 30, ये तो मिल जाएंगे दोनों को 30-30, वो मतलब थोड़ा बहुत कम ज्यादा लगा लो, ये क्वालिफाइड डेट ऑफ बर्थ वगैरह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। मान के चलो इस 40 वालों को मिल गए एग्जाम्पल के लिए 28 नंबर, इसको मिल जाएंगे 25, बस 3 नंबर का फर्क है। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस इन कैडर का मतलब है जिस कैडर में आप नौकरी कर रहे हो उसमें कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो वो जो उसने 15 साल नौकरी करी है ना, उस 15 साल के नंबर मिलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे वो ऐसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ डेज क्वालिफाइड डेट माइनस ज्वाइनिंग डेट 365 से भाग कर दो। तो फिर क्या होगा, फिर ये कम उम्र होने के बावजूद ये कर्मचारी 15 साल की नौकरी के बेस पे इस 40 साल वाले से ऊपर चला जाएगा स्कोर में, और इसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। इसका मतलब ये किया गया है। लेकिन अगर ये जो क्लर्क है, ठीक है, वैसे तो पोस्ट बदल जाएगी तो वो मैट्रिक खत्म हो जाएगा, तो चलो उसको छोड़ो, क्लर्क के लिए बता दिया मैंने, क्लर्क के ऊपर रहेगा। तो अगर कोई असिस्टेंट बन जाता है तो असिस्टेंट से फाइट करेगा, उसमें भी सेम वही कितने साल काम करते होंगे, ठीक है, तो वो अलग मैटर है। चलो अब आ जाओ अगले इस पे, किस पे, ये जो नंबर मिलेंगे ऐसे, फीमेल अगर कर्मचारी है, फीमेल कर्मचारी है अगर, सिर्फ फीमेल नॉर्मल 10 नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा, एज के अलग मिलेंगे, एक्सपीरियंस के अलग मिलेंगे, फीमेल होने के 10 नंबर अलग है, ठीक है। इस फीमेल में कोई 10 साल के बच्चे वाली कंडीशन इसमें नहीं है, वो अलग मैटर, प्रोटेक्टेड कैटेगरी है वो। स्पेशल कैटेगरी इंप्लॉई, स्पेशल कैटेगरी में कौन, जिसका डाइवोर्स हो गया, जो जुडिशियली सेपरेटेड है, और कोई विडोवर है या विडो है या स्पेशल सिंगल पेरेंट है। सिंगल पेरेंट में आदमी भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। विडो महिला है तो विडोवर आदमी है। जुडिशियल सेपरेटेड है तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। डाइवोर्स लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। यहाँ पे फीमेल वर्ड यूज नहीं है, ध्यान रखना। एलिजिबल इंप्लॉई तो सबके लिए 10 नंबर ये मिलेंगे। अगर कोई महिला है तो 10 नंबर ये, अगर वो महिला डाइवोर्स वाली है तो 10 नंबर ये, ध्यान रखना। 20 नंबर एज के अलग। कपल केस पहले क्या होता था, फीमेल को मिलते थे। एप्लीकेबल टू ऑल रेगुलर एम्प्लॉई, अगर कोई कपल केस मतलब कि कपल केस मतलब जो कर्मचारी हरियाणा, मतलब कि दोनों पति पत्नी नौकरी कर रहे हैं हरियाणा में, दिल्ली में या चंडीगढ़ में, बस पोस्टेड है और कहीं नहीं। तो एन एम्प्लॉय हु स्पाउस, ये जो कपल केस के नंबर हैं, हस्बैंड को मिल सकते हैं, उसकी वाइफ को मिल सकते हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जो भी एप्लीकेबल होगा वो ले लेगा। ठीक है जी, 10 नंबर दोनों को मिलेंगे, ना कि एक को। दोनों अगर एक ही उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट, तो भी दोनों को मिलेंगे। अच्छा, जिनके स्पाउस मिलिट्री में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, दिल्ली पुलिस में नहीं, वो दिल्ली वाला अलग सिस्टम है, वो यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली। ये वाला दिल्ली पुलिस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये वाले, या फिर इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आपकी आर्मी, इनमें है अगर कोई भी स्पाउस, अगर महिला है और यहाँ पे पति काम कर रहा है तो पति को मिलेंगे, अगर किसी का पति काम कर रहा है यहाँ पे महिला है तो उसको भी 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। आगे है, जिनको कोई भी बीमारी, कौन सी, डिजीज ऑफ, यहाँ पे एनेक्सर 1 में डिजीज दी गई, क्रोनिक डिजीज, अगर वो है किसको, या तो कर्मचारी को खुद को हो,
या उसके पति पत्नी में से किसी को हो, या उसके अविवाहित बेटे या बेटी को, अनमैरिड, मैरिड हो गया तो नहीं, अगर अनमैरिड है तब तक बेटे और बेटी को काउंट किया जाएगा। ऐसा केस है तो 10 नंबर मिलेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट बना होना चाहिए कहां से बीमारी का, ये वाली लाइन है यहाँ पे। एम्स हो, पीजीआई रोहतक, बीजीआई चंडीगढ़, या कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हरियाणा और दिल्ली और चंडीगढ़ में स्थित है, मेडिकल कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल नहीं चलेगा। अच्छा, फिजिकल हैंडीकैप है जो, अब यहाँ पे देखो 70% से ज्यादा वाले तो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है ही है, ठीक है जी। जो 70% या उससे ज्यादा के हैं, 70% से ज्यादा के ही है, शायद 70% नहीं, 70% से ज्यादा वाले, तो या 70% भी हो सकता है इक्वली, वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट करना चाहें तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अगर कोई कर्मचारी 40% या उससे ज्यादा डिफरेंशिएबली एबल है तो 10 नंबर उसको मिलेंगे, उसको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। अगर कोई कर्मचारी, और ये देखो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड और चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, ऊपर तो है एम्प्लॉय के लिए, सॉरी एम्प्लॉय के बच्चों के लिए, ठीक है, 10 नंबर तो उस चीज के हैं, अगर किसी का बच्चा डिफरेंशियली एबल है तो 40% से ज्यादा 10 नंबर उसको मिलेंगे। फिजिकल हैंडीकैप, उसकी उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर कोई कर्मचारी खुद ही फिजिकल हैंडीकैप है, लेकिन उसकी 40 से 70 से कम, 40 से ज्यादा अगर उसकी वो है परसेंटेज, तो उसको 10 नंबर मिलेंगे और उसको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। लेकिन अगर 70 या उससे ज्यादा है, ये है 70 से कम, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, 70 से अगर ज्यादा या 70 या 70 से ज्यादा है तो फिर उसको प्रोटेक्टेड कैटेगरी में वो करना चाहे पार्टिसिपेट करे, ना करना चाहे ना करे, ठीक है जी। और जो भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है उसका बाय डिफॉल्ट जो स्कोर है वो 120 माना जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं करना, जहां वो जाना चाहेगा वहीं चला जाएगा, जहां वो चाहेगा। जो भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी का इंप्लॉई है उसका बाय डिफॉल्ट स्कोर 120 आएगा, ये वाली कैटेगरी प्रोटेक्टेड नहीं है। समझ गई, बहुत डिटेल में समझा दिया मैंने आपको। एक बच गई जो नेगेटिव पॉइंट है, अगर किसी के खिलाफ कोई भी मेजर पेनल्टी लगी है, माइनर नहीं मेजर, तो उसके 10 नंबर कटेंगे भाई, ठीक है, कोई भी उसकी पनिशमेंट अगर है तो, ये चीज है। और अगर किसी का स्कोर बराबर हो जाता है, मान को चलो जिसने पार्टिसिपेट किया रैंक बराबर आ गई, उसका भी स्कोर सेम उसका भी सेम, तो जो उम्र में बड़ा होगा उसको पहले सीनियर माना जाएगा। मान के चलो उम्र भी बराबर होगी, तो अगर कोई फीमेल उन दोनों में से तो वो मानी जाएगी, फीमेल नहीं है दोनों मेल है, तो फिर जिसका नाम का पहला अल्फाबेट पहले आएगा वो माना जाएगा, डिक्शनरी वाला रूल। बस ये है इसमें। अब एक बार ये जो लिस्ट है ये पढ़ लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा है तो मेन जो बात ही बता दी। ये देखो क्रोनिक डिसीज की लिस्ट है, ये वाली एनेक्सर, ये वाली क्रोनिक डिसीज में आती है, ये वाली बीमारी यहाँ पे जिसको, वो भी अलग उसका मैटर है, जिसके बच्चों को हो उसको 10 नंबर मिलेगा। तो ये थे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ पूछना तो कमेंट कर देना, और मेरी जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।